उसमें एक वैरायटी और हो सकती है जो हम लोगों ने पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, सिस और ट्रांस के लिए। अगर मान लो आप लोगों को कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें एम और लिगेंड जो है वो ए बी टाइप का हो और ये सिर्फ दो ही रहे। अब ये ए बी टाइप का क्या मतलब, बाइडेंटेड लिगेंड जिसमें ए और बी दोनों से लिगेंड करता हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जैसे कि प्लेटिनम और इसके साथ में इथाइलिन डाइअमीन आ जाए 2, ठीक। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसमें पहली चीज तो जो चार्ज आएगा वो आएगा 4+। अब इसका शेप कैसा बनेगा बेटा, ये तो हो गया आपके लिए प्लेटिनम, ये तो बना ही बना। अब इथाइलिन डाइअमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब बाइडेंटेड है मोनोडेंटेड है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में मैंने पढ़ा है, ये बाइडेंटेड है। स्ट्रक्चर कैसा है, इथेन 1,2 डाइअमीन, CH2 CH2 NH2 NH2। तो दोनों नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वहां से ये क्या करता है, यूज करता है उसको सेंट्रल मेटल एटम से बाइंड होने के लिए। तो चाहे तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, EN, ठीक। और ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा सा होशियारी मारना चाह रहे हो एक्सटर्नल के सामने या जो कॉपी चेक करेगा उसके सामने, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, NH2 CH2 CH2 NH2, ये इसका लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर, और ये आपने लोन पेयर से जुड़ा है। आ रहा है समझ में, ठीक। तो अब इसमें एक इथाइलिन डाइअमीन उधर, एक इथेन 1,2 डाइअमीन इधर, इसमें कैसे बता लोगे सिस ट्रांस, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे भाई। अब इन दोनों को आप कहीं से भी बैठाओ रहेगा तो वो सिस के जैसा ही साथ में ही पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे कॉपी में ही देख लो, कॉपी दिखाओ, जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे है, अब बाइडेंटेड यहाँ पे हो तो भी सिस, यहाँ पे तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट ऑलरेडी कवर हो चुका है उधर पे, ठीक। ये वाला, ये और ये अगर कवर हो गया मान लो, तो ये इधर पे भी नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के अगर एक इधर आया तो दूसरा इधर ही आएगा, बनेगा क्या, वो सिस ही बनेगा। इधर पे अगर होता तो इधर नहीं आ सकता, उधर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट ऑलरेडी घेर लिया उसने, बचा क्या ये। तो दोनों ही कंडीशन में क्या बन रहा है अपने को, सिस ही बन रहा है। कैसे मालूम चल रहा है सिस, क्योंकि दोनों प्लेन में ही है, ठीक। लेकिन अगर मान लो ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड उसमें आ जाए, किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सॉरी ये तो था 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जैसे कि कोबाल्ट इथेन 1,2 डाइअमीन दे दो 2 और क्लोरीन दे दो 2, ठीक। चलो इसमें हम लोग मान लेते हैं +1 चार्ज, यानी कि कोबाल्ट का स्टेट क्या है, +3, क्योंकि इसका हो गया 0 और 2 क्लोरीन का हो गया -2। तो -2 में क्या जोड़ने से +1 बचेगा, -2 में क्या जोड़ने से +1 बचेगा, ऑब्वियसली +3, ठीक। तो इसका +3 आ गया। अब इसका सिस और ट्रांस बना लोगे, सिंपल है भाई, कोबाल्ट, ठीक। अगर मान लो इधर पे EN, इधर पे EN, Cl, मैंने एक चीज आप लोगों को लिखाई थी क्या, कि अगर अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, यानी एक्सिस के दोनों कॉर्नर, मतलब एक्सिस के दोनों टर्मिनल पे सिमिलर लिगेंड आ जाए, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ट्रांस। तो सिस के लिए क्या करना है आपको, भरपूर ऑप्शंस है सिस के लिए, कैसे, चलो देखें। ठीक, ये EN डन, और Cl ये दोनों EN, तो ये क्या है, सिस है, क्यों, आया है समझ में, ठीक। और चलो ये तो हो गया। अब उसके बाद फिर देखो और कैसे सिस बना सकते हो आप, Cl इधर पे हो जाए, बचा क्या क्या है, अच्छा यहाँ पे तो Cl नहीं आ सकता, किस तरफ में, Cl, ठीक। ये दोनों ले जाए इथेन 1,2 डाइअमीन,
ये दोनों ले जाए इथेन 1 2 डाइमीन, तब भी अब क्या है ये सिस। डन। हाँ, कि मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, उसको हम लोग प्लेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक आइडियल स्ट्रक्चर को वो बराबर बांट रहा है प्लेन में, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इसको एक्सिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसको एक सर्टेन रोटेशन घुमाने के बाद वही प्राइमरी फेस वापस आएगा सामने, इसलिए उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, या हाँ सिंपली एक्सिस ही बोलते हैं। डन। तो सिस में बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन ट्रांस में यही वाला ऑप्शन है अपने पास। ये वाला एक उस दिन बच गया था, तो अभी दिमाग आया तो बताया मैंने। चलो उसको मेंशन करना है तो कहीं कर लो। ये क्या असल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड में हम लोग सिस्टेंस निकालना छूट गया था, तो वो आज हो गया कवर। ये अचानक से तो उसी से चाहिए, इधर आजू बाजू मांगना भाई। अच्छा, ई एन, बेटे इससे पहले भी तो हम लोगों ने उसमें लिखा है ना, ई एन का मतलब होता है इथेन 1 2 डाईअमीन। ये इथेन 1 2 डाईअमीन। तो इसमें क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसा रहेगा, ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आप नंबरिंग कहीं से भी दो, एक को 1 एक को 2 ही देना पड़ेगा, और दोनों के पास क्या है, अमीन ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, इथेन 1 2 डाईअमीन। ठीक है, ये हो गया। चलो अब चालू करते हैं भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें सबसे इजीएस्ट टाइप से चालू करेंगे हम लोग, जो है
हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब सीबीएसई चाहती है कि आप इसको किस नाम से पढ़िए, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के नाम से। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ H2O का नंबर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और उसके आयोनाइजेशन स्फीयर के उसमें स्विच होता है। फॉर एग्जांपल, इसमें मैं और स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं आप लोगों को, इसमें बस हम लोग देख रहे हैं। CH3, चलो मान लिया NH3 4 Cl2 6 हो गया, और प्लस 3, एक मिनट, इसमें तो वो बनाई नहीं हम लोग, H2O2, अब Cl3, डन। अच्छा, वर्नर थ्योरी में एक और चीज थी जो यही लगे हाथों हम लोग समझ लेंगे। अब इसमें क्या हो बेटा कि एक H2O बाहर और एक H2O अंदर आ जाए तो फर्क क्या पड़ेगा, कोबाल्ट तो यही रहेगा, NH3 4 H2O जो है, एक H2O को बाहर भेज दोगे कि एक यही रह जाएगा, और उसकी बदले कौन आ जाएगा, एक क्लोरीन अंदर, और बाहर क्या आ गया, क्लोरीन 2 और उसके साथ में एक H2O। क्या H2O का खुद का कोई टेस्ट है, केमिकल टेस्ट? नहीं है, पक्का नहीं है ना, ठीक। लेकिन क्लोराइड का तो होता है। NH4OH में ग्लास रॉड डिप करके लेके जाओगे तो Cl माइनस के वाइट फ्यूम्स बनते हैं NH4Cl बनने के कारण। ये एक प्रैक्टिकल किए होंगे आप लोग, ऐसा टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे लेके गए थे, याद आ रहा है कुछ कुछ? अब याद आ रहा है कुछ? लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या आया, ये वाला अगर मॉलिक्यूल आयोनाइज होता तो कितना क्लोरीन देता बेटा, 3 क्लोराइड देता, और ये कितना क्लोराइड देगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको मालूम है 3 क्लोराइड जितना इलेक्ट्रॉन लेके ट्रेवल कर रहे थे उससे कम 2 क्लोराइड ट्रेवल करेंगे। यानी इस वाले को पानी में घोलने पे जितना ईएमएफ जनरेट होगा, जितना कंडक्टेंस जनरेट होगा, इस वाले कंपाउंड को डिसॉल्व करने पे उससे ऑब्वियसली कम कंडक्टेंस जनरेट होगा। ठीक, तो ये इसका मेजर डिफरेंस। बुक वर्नर थ्योरी, चलिए वर्नर थ्योरी में आइए जल्दी, एक बढ़िया चीज सिखाता हूं आपको इसी से मिलता जुलता। अभी बोल रही है ले तू ही पढ़ ले। हाँ, टेबल नंबर 5.1 देखिएगा, उसमें जो पहला वाला आप लोगों को कंपाउंड है क्या है थोड़ा सा बताना तो, CONH3, फिर वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइडो नहीं, ट्राई व्राई कुछ नहीं आएगा, बाहर में क्लोरीन है ना, तो वो अंडरस्टूड हो जाता है बेटे कि ये कितना रहेगा ये।
अब ये जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो आपको मालूम है वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये तो टूटेगा नहीं, ठीक। तो आयंस कैसे बनेंगे बेटे, आयंस बनेंगे आपके कोबाल्ट NH3 साथ में रहेगा, अरे NH3 साथ में रहेगा 6, इसके ऊपर 3+ और साथ में क्या जनरेट होगा 3Cl-, ऐसी जनरेट होगा, ठीक। उसके नीचे जो है उसमें कितना दिया है 2Cl-, उसके बाद एक Cl-, तो यानी वही सेम यहाँ पे लॉजिक। अगर 3 क्लोराइड आयन है मतलब 3 गुना करंट फ्लो हो रहा होगा। क्यों 3 गुना करंट, क्योंकि एक क्लोराइड में ये जो माइनस चार्ज है उसमें एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं भाई, ठीक। और कैसे मिले इसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बेटे आपको मालूम है ना कि ये जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जब बॉन्ड टूटा था तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद लेके भागा था, ठीक। कंडीशन कहलाई थी -I इफेक्ट। आप ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में जो पढ़ते हो सब इंटरकनेक्टेड ही है पूरा केमिस्ट्री, ठीक। अब इसमें क्या है, इस वाले को देखो 3 क्लोराइड, तब उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है वो कितना है 1:3, ठीक। यानी 1:3 का मतलब एक एनायन, एक कैटायन के पीछे 3 एनायन, फिर जिसमें 2 Cl- निकल रहा है उसमें एक 1:2, यानी कि एक कैटायन के पीछे। अब याद करो ये हम लोगों ने किधर पढ़ा था, याद है MgSO4, इसका +2 रहता है, इसका -2 रहता है, तो इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते थे 2:2 या 2:2 इलेक्ट्रोलाइट। याद आ रहा है ऐसा वाला कुछ, बिल्कुल पढ़ाया है भाई मैंने। अगर बेरियम क्लोराइड होता था तो Ba जाता था +2 और यहाँ पे 2 Cl- बनते थे, तो इसका क्या बनता था, ये 1 है ये 2 है, यानी ये कैसा वाला इलेक्ट्रोलाइट 2:1 वाला इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था और उसी को अप्लाई किया है अपन ने इस वाले इसमें, ये आया समझ में। तो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या थी कहानी कि इस आयोनाइजेशन, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी है वो क्या है आयोनाइजेशन स्फीयर। वो क्यों आता है, वो आता है ताकि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को बैलेंस कर सके। जबकि ये सेकेंडरी लिगेंड क्यों आते हैं, ताकि वो सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज को बैलेंस कर सके। ये चीज मैंने लिखाया भी है आप लोगों को, ठीक। चलिए अब पेज टर्न कीजिए, एक और इसमें जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है इसको। अब कंडीशन क्या है, एक ठो क्वेश्चन बताना दे तो बेटा। देखो अच्छा एक चीज, यहां पे 3 Cl है, 3 Cl- है, और आपको मालूम है अगर इस कंपाउंड को अगर आप AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते तो ये टूटता है कैसे, Ag + NO3-, यानी 1 मोल AgNO3 1 Cl- को लेके सेटल होता, ठीक। आयरा लॉजिक। तो इस वाले कंपाउंड को अगर आप प्रेसिपिटेशन कराना है तो कितना मोल AgNO3 चाहिए, 3 मोल AgNO3 चाहिए। क्यों चाहिए 3 मोल AgNO3, शाबाश, डन। चलो इसी तरीके से जो टेबल नंबर 5.1 में दूसरा वाला है, इधर है जो टेबल नंबर 2 में सेकंड वाला है उसमें क्या आ रहा है, टेबल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2, ये इसमें पर्पल बता रहे 2 Cl- है, यानी कि 2 Cl- को प्रेसिपिटेट कराने के लिए AgNO3 कितना चाहिए 2 मोल। इतना भी लॉजिक क्लियर। अब इसके देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अब इसके लिए तुमको चाहिए रहेगा क्या CMA का डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ अब ऑब्वियस चीज है, एक में अगर मान लो 3 Cl आ रहा है, मतलब जैसे इसी को देख लो, ठीक। तो इसमें कोबाल्ट का कितना गया +3, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना जाएगा, नॉर्मल जाता है 4s2 3d को नहीं, मतलब कि 3d7, ठीक। तो +3 स्टेट में कितना जा रहा है 4s0 3d6, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन d6 से d10 होता है तो 10 से माइनस करते हैं यानी कि 4, और कोबाल्ट +2 होता तो 4s2 3d7 होना था, लेकिन +2 मतलब 4s0 3d7, कितने 3d7 भैया, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। आपको मालूम है जितना ज्यादा अनपेड डी इलेक्ट्रॉन उतना ही इंटेंस कलर, तो इस वाले कंपाउंड का कलर ज्यादा इंटेंस आएगा। और इसी कम तो अच्छा एक मिनट देख लेते हैं उसको भी,
लेकिन ये अगर ऐसा रहता यहाँ पे 2 क्लोराइड, तो इसमें कोबाल्ट जो है वो +2 में है, तो दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इसमें आ रहा था 4, इसमें आ रहा था 3, तो दोनों कंपाउंड को कंपेयर करोगे, कलर किसका डार्क आएगा? एग्जैक्टली ठीक। ग्रीन और वॉयलेट, इसके साथ में कुछ वो भी रहा होगा ना, हाइड्रेट। चलो अब ये जो है एग्जांपल नंबर 5.1, ऐसे वाले क्वेश्चन अभी ये जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है सीबीएसई वाला, उसमें ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक, सॉल्व कैसे होंगे? सिंपल है। पहला है PdCl2.4NH3, PdCl2.4NH3। ठीक, अब इसमें ये लिखा है कि मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल द कंपाउंड्स विथ एक्सेस AgNO3, ये है कितना? 2 मोल AgNO3 चाहिए अपने को, मतलब 2 मोल AgCl बना है। इसका मतलब ये है सिंपली, इसमें ये पूछा है कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विथ एक्वा सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसीज आपको बतानी है। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सा रहेगा? जो डॉट के इधर पे लिखा हुआ है। ठीक, चलो अब देखो इसमें क्या बोला, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है? जो अंदर है कि बाहर है? हाँ, यानी कि 2 जो लिखा हुआ है ये 2 क्या है? 2 AgCl है असल में, है ना भाई? तो 2 AgCl बनाने के लिए आपको Cl माइनस कितना चाहिए था? 2। वो कौन सा वाला है? यानी कि ये दोनों क्लोरीन कौन सी वैलेंसी है उसकी? प्राइमरी की सेकेंडरी? मैं क्या बोल रहा हूं समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हिंदी में बोलता हूं। भाई सीधी सी बात है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है वो आयोनाइजेशन स्फीयर है। वो पानी में घुलेगा, अपना इंडिपेंडेंट आयन देगा जिसको आप केमिकली डिटेक्ट कर लोगे। केमिकली डिटेक्ट कैसे करते हो? उसका प्रेसिपिटेशन आएगा या कलर चेंज होगा, कुछ भी तो ना। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो 2 लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ कंपाउंड, यानी कि इतना AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, सेटल डाउन हुआ। कब सेटल डाउन होगा? जब इसमें आपने क्या मिलाया होगा? 2 मोल AgNO3 मिलाया होगा। तो 2 मोल AgNO3 मिलाने पे 2 मोल AgCl बनेगा कब? जब आपके पास 2 क्लोराइड रहे। ठीक, अब इस फॉर्मूले को देखो और इसमें बताओ कि इस फॉर्मूले से अगर 2 क्लोरीन अलग कर लोगे तो वो 2 क्लोरीन कौन सा होगा? जो बाहर में है, यानी कौन सी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी भाई। ठीक, तो इसके अलावा कौन बच गया? ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, तो इसलिए इसका आंसर देखिएगा क्या दिया हुआ है? सेकेंडरी 4। डन। चलो एक और क्वेश्चन बताओ तो जल्दी से। एक मिनट NiCl2.6H2O 2 मोल दिया है, यानी कि ये 2 Cl माइनस यही वाले हैं, तो यानी ये दोनों जो हैं ये Cl, ये क्या है उसकी प्राइमरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी कौन है? सेकेंडरी 6। डन। चलो एक और एग्जांपल दे दो भाई। सी, एक मिनट, ठीक है, लो चलो, PtCl4, हाँ, फिर डॉट 2HCl। ठीक है, कितना प्रेसिपिटेशन? 0।
ठीक है, जीरो प्रेसिपिटेशन का मतलब है जितने भी क्लोरीन है वो सब क्या है, उसके सेकेंडरी वैलेंसी है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। ठीक, बच गया क्या, बस कितने हैं, यानी आंसर क्या बना, थोड़ा उसको भी देखोगे तब समझ आएगा। हाँ तो ठीक तो है, 4 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर। ठीक, चलिए अब वापस आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे, जो क्या था, क्या था, ठीक, जिसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, अरे ये था अपना हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कहाँ चला गया है ये। अब इन दोनों में फर्क क्या है बेटे, सिर्फ एक H2O अंदर बाहर स्विच होने के कारण जो कंडक्टेंस है वो चेंज हो गया है। इसमें कंडक्टेंस कितने के कारण था, 3 क्लोराइड, इसमें कंडक्टेंस 2 क्लोराइड। इसके लिए जो रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ AgNO3 होगा वो कितना होगा, 3 मोल्स ऑफ AgNO3 लगेंगे, ताकि ये तीनों मोल ऑफ क्लोराइड को AgCl बना के सेटल डाउन कर दे। और इसको कितना मोल AgNO3 लगेगा, 2 मोल। यानी कि सारी चीजें सेम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी +3 सेम है। ठीक, लेकिन फिर भी दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस आया, क्यों, सिर्फ और सिर्फ इस एक H2O के अंदर बाहर हो जाने के कारण। डन। मान लो अगर ये जो एक और इकलौता H2O है इसको भी बाहर कर दोगे तो क्या बनेगा फिर, CONH3 4Cl2 और बाहर Cl ट्वाइस ऑफ H2O। अब H2O का तो कोई केमिकल डिटेक्शन होता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो इकलौता क्लोरीन है यही क्या है, प्रेसिपिटेशन देने के काबिल है। और इसको सेटल डाउन करने के लिए आपको कितना मोल चाहिए, 1 मोल AgNO3 चाहिए। और इसका कंडक्टेंस कैसा आएगा, ये बेचारा पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये 1:1 वाला ही इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, है कि नहीं। ठीक, तो ये है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जिसमें सिर्फ और सिर्फ H2O को इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बाहर किए तो पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। डन। ठीक, बढ़िया, बैठ के मुंडी हिलाते हैं।
चले आगे। चलिए अगला टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसमें चलो देख लेते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। हाँ जी, लिंकेज आइसोमेरिज्म नाम से ही मालूम चल रहा है कि लिगेंड वही रहेगा, ना किसी लिगेंड की स्विचिंग होगी ना कुछ। सर सिर्फ फर्क किस में आएगा, जो लिंकिंग एटम है जिसको आप लिगेंडिंग एटम भी बोलते हो उसमें। अब याद करो जो हम लोगों ने एक ओ नाइट्राइटो और एन नाइट्राइटो वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो उसी का ही एग्जांपल है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कोबाल्ट, उसके साथ में ले लेते हैं NH3 और इधर ले लिया आपने NO2, ठीक। और इसको दे दो आप ये 5, चलो Cl3 ले लेते हैं, ठीक। और क्या नाम देंगे इसको, पेंटामीन कोबाल्ट, ओ क्यों, एन नाइट्राइटो कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक। और इसी का लिंकिंग एटम अगर आप चेंज कर देंगे तो ये क्या बनेगा, कोबाल्ट ऐसे ही रहेगा, NH3 भी ऐसे ही रहेगा, बस ये जो है ये ओ नाइट्राइटो, ठीक। और ये हो गया, अब 3 क्यों भाई, हाँ डन। यही है लिंकिंग एटम। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए 2-3 आप लोगों को याद रखने रहते हैं। जैसे अगर ये है तो ये साइनाइडो है, लेकिन अगर ये लिखा रहेगा तो ये आइसोसाइनाइडो है, ठीक। हाँ आइसोसाइनाइडो। सिमिलरली अगर आपके पास नहीं भैया, कुछ चीजें IUPAC ने कुछ तो सोच के की होंगी। हो गया ये है लिंकेज आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या चीज, जिसमें ना तो कोई आयंस, मतलब जिसमें ना तो किसी लिगेंड की स्विचिंग हुई, ना कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हुआ, और ना ही हाँ है क्या बोली, जो भी बोली, ठीक। बस इसमें चेंज किसमें हुआ बेटा, कोई एक लिगेंड ऐसा था जिसके पास 2 लिंकिंग एटम थे, वो लिंकिंग एटम्स उसने स्विच कर लिए, डन। ये था लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म के बाद जो अगली चीज अपने को देखनी है वो है क्या, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी बहुत इजी है। अभी हम लोगों ने स्विचिंग देखी थी किसकी, सिर्फ H2O की। H2O के स्विच करने के कारण क्या हुआ था, H2O के स्विच करने के कारण क्या हुआ था, पूरी प्रॉपर्टी अलग हो गई थी, उसका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस अलग हो गया था, उसका कलर अलग हो गया था, ठीक। अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या है कहानी, कोबाल्ट NH3 4Cl2 Br, चलो मान लेते हैं जैसे ये, ठीक। ये जब आयोनाइज होगा तो क्या देगा आपको, CONH3 4Cl2 प्लस और साथ में एक ब्रोमाइड आयन। अब इसमें करना कुछ नहीं, एक इस ब्रोमीन को अंदर और एक क्लोरीन को बाहर कर दो, क्या बनेगा फिर, नाम बताओ, नाम बताओ, क्या नाम देंगे इसको, टेट्रामाइन क्लोराइडो ब्रोमाइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड,
1 क्लोराइड, 3 क्लोराइड। भैया ये 3 होगा तभी तो ये -1 -1 -2 हो गया ना। तो फर्क क्या होगा बेटा, डिफरेंस किस में आएगा? ओए, सिर्फ एक लिगेंड हम लोगों ने अंदर बाहर स्विच किया, अब रिजल्ट क्या आया? ये वाला ब्रोमाइड का टेस्ट देता था, ये वाला क्लोराइड का टेस्ट दे रहा है। ठीक, तो दोनों के आयोनाइजेशन स्फीयर में ही चेंज हो गया, तो ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। डन। हाँ, और टू नहीं, इसका नाम आ रहा है टेट्रामीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट। मैं बोलते जा रहा हूं, तुम लोग अपने से लिखो ना भाई। ये है टेट्रामीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, निकाल लोगे डायरेक्टली शॉर्टकट मार के। बहुत सिंपल है, लेट इट बी एक्स। इसका हो गया 4 इंटू 0, 2 इंटू -1, और इसका कितना हो गया? -1। पूरा ऐड करके देखो कितना आ रहा है, x प्लस 0 प्लस -2 प्लस -1 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे कितना आएगा? x इज इक्वल्स टू +3, यानी कि कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड यार। ठीक, और इस वाले के नाम में क्या आएगा? टेट्राअमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चलो और एग्जाम्पल देखा जाए। अब इधर देखो भाई, ये वाला भी क्या है? ये भी आयोनाइजेशन आइसोमर है। ये जब पानी में डिसॉल्व होकर आयोनाइज होगा तो इसमें क्या चीज केमिकली डिटेक्टेबल होगी? सल्फेट आयन। और इसमें क्या हुआ है? सल्फेट और ऑक्सलेट ने अपनी पोजीशन स्विच मारी। तो अब इसमें कौन अपना टेस्ट देने के लिए तैयार रहेगा? ऑक्सलेटो, यानी कि C2O4 -2 आयन। ठीक, तो ये भी कैसा सेट ऑफ आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, चलिए चेंज करूं, लिख लो लिख लो। एग्जाम में बैठ करके ये जो क्या बोलना चाहिए एग्जाम्पल है, ये खुद से भी ड्राफ्ट कर सकते हो। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जैसे प्लेटिनम को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज़्यादा जनरली देना नहीं, और बाकी जो है इसको कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 दे रहे हो तो डेंटिसिटी चेक कर लो। ठीक, डेंटिसिटी कैसे? ये बाइडेंटेड था यानी कि 2 डेंटिसिटी, और ये 4 मोनोडेंटेड यानी कि 4 + 2 कितना हो गया? यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 चल रहा है। ठीक, ये वाले के साथ भी सेम कंडीशन है। चलें आगे। चलिए, अब इसमें बस एक लास्ट वैरायटी बचती है, कौन सी? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए आप लोगों को ये वाले में थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए आपको चाहिए क्या? आपको अब इसमें डबल सॉल्ट टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चाहिए। ठीक, जिसमें 2 सेंट्रल एटम हो, जैसे कि क्रोमियम NH3 6
कोबाल्ट Cl6। ठीक, डन। ठीक, कितना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है बताओ भाई। ओए, या तो +3 या तो +6, यहां पे कितना ले रहे हैं हम लोग ये बताओ। यहां पे -6, यहां पे 0, +6 -6 0 हो गया। ठीक, लेकिन अब इसमें कंडीशन क्या है, क्रोमियम के साथ अगर यहां पे आ जाएगा, अच्छा इसमें चार्ज देखो, इसमें इसका चार्ज क्या आ रहा है, एस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज +3 और एस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज -3, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें क्या, ये हम लोगों ने क्या किया, लिगेंड स्विच कर दिए, ये अभी भी किस में चल रहा है, अरे 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 अरे, ये है +3, तो +3 और -6 कितना हुआ, अब ये हो गया -3। ठीक, और ये क्या, कोबाल्ट के हिस्से में चला गया कौन, NH3 चेटो। तो इसका भी कितना हम लोग मान करके चल रहे थे, इसको भी हम लोग +3 ले रहे थे, लेकिन अब इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज +3। तो यही है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या हुआ, सिर्फ लिगेंड्स जैसे ही स्विच मारे तो कंसर्न्ड सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज चेंज हो गया। ठीक, जब तक क्रोमियम के साथ में ये था कौन, अमोनिया, तब तक के इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना था, +3 वाला, लेकिन जैसे ही इसके साथ क्लोरीन आया तुरंत क्या हो गया, -3। दोनों ही कंपाउंड में क्या चीज अनचेंज्ड रह गई, इन दोनों की डेंटिसिटी, मतलब इन दोनों का ये जो क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ प्राइमरी की सेकेंडरी लिगेंड, सेकेंडरी लिगेंड, ये जो नंबर ऑफ सेकेंडरी लिगेंड्स है सेम है, दोनों सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है। ठीक, अच्छा इसमें एक और चीज बता देता हूं आप लोगों को, जब किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ में सिर्फ एक ही वैरायटी का ये रहता है, सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी एक ही वैरायटी का लिगेंड रहता है, जैसे इसमें देख लो क्रोमियम NH3 6Cl3, जैसे इसको देख लो, क्रोमियम के साथ में जो 6 के 6 सेकेंडरी लिगेंड है वो क्या है, अमोनिया, सेम टू सेम। तो ऐसे वाले जितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं होमोलेप्टिक, यानी कि जब सारे के सारे सेकेंडरी लिगेंड एक जैसे हो, और जैसे ही इसमें थोड़ा बहुत भी वेरिएशन मारे, जैसे इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, क्या हो जाए, क्रोमियम NH3 कितना, अब 6 की जगह पे आप, चलो 6 की जगह आप 5 ही मान लो, और इसकी जगह पे आप क्या कर लो, H2O। अभी भी ये क्या है, Cl3, लेकिन अब क्या हो गया, दो अलग अलग स्पीशीज के सेकेंडरी वैलेंसीज आ गई हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये कहलाने लगेगा हेटेरोलेप्टिक। डन, चलिए कोऑर्डिनेशन को भी लिख लीजिए जल्दी से। क्या हो गया, कल का तुम लोग 11th वाला पेपर देखे थे, 11th वालों का।
Alkyl halides undergoing SN2 reactions involved retention of configuration, inversion of configuration. SN2 सिंगल उसमें होता है और SN2 में रिटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रिटेंशन से ज़्यादा इन्वर्जन फंक्शनल होता है. फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. सी और डी है नहीं, इसका आंसर बी है. रिटेंशन जो है वो SN1 की खासियत है और इन्वर्जन जो है वो SN2 की खासियत है. ये लिखवाया भी था मैंने. फिनॉल डज नॉट अंडरगोज विच रिएक्शन? डज नॉट अंडरगोज फ्रिडल क्राफ्ट देता है, रिमर्टिमान देता है, कोलबेज देता ही है, ऑल ऑफ द अबव. तो डज नॉट क्यों लिखा है? हाँ, ये क्वेश्चन गलत है फिर. हाँ, द नेम इनर ट्रांजिशन मेटल्स इन इज ऑफन यूज टू रेफर टू lanthanolids, actinoids, both A and B, D block. कृष्णा विद्यालय नहीं भाई, कृष्णा पब्लिक स्कूल है वो. यूनिट टेस्ट. ओके, रिवीजन टेस्ट. बताओ ना. द नेम इनर ट्रांजिशन मेटल्स इज ऑफन यूज टू रेफर टू द lanthanolids, actinoids, both A and B, D block. इनर ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक. बेटे इनर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल एलिमेंट हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक वाले को. आपकी बुक में बड़ा बड़ा टाइटल ही दिया हुआ है ये चीज, इनर ऑर्बिटल एलिमेंट ब्रैकेट में एफ ब्लॉक. द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द गिवन एग्जांपल इज, कितना लिखे हो इसमें? 2, 3. द IUPAC नेम. क्वेश्चन पेपर तो बढ़िया बेटा, इनका पेपर परफेक्ट उसका रहता है स्टैंडर्ड का. राइट द फॉर्मूला. चलो भाई काम पे लगो. राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस. डाई एक्वा, मैं लिख देता हूं, डाई एक्वा सिल्वर 1, डाई क्लोराइडो आर्जेंटेट 1. आर्जेंटेट मतलब आर्जेंटीनम, और आर्जेंटीनम किसका है? अर्जेंटीनम. जी सिल्वर ही है. ठीक, चलो डाई एक्वा यानी कि H2O चाहिए रहेगा 2, सिल्वर यानी कि जी 1, यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना चढ़ेगा? 1, क्योंकि इसका तो 0 है तो इसका +1 ही उधर जाएगा. ठीक है, डाई क्लोराइडो आर्जेंटेट. अरे ये भी है. हाँ, तो इसका होगा -1, क्योंकि इसका तो क्या रहता है? +1 ही रहता है. ठीक, और सेंटर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होता है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ में 8 सफिक्स जुड़ता है. तो ये इसका आंसर है. यही बनाया हूं. गुड. पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट. पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट. पहला काम पोटेशियम. अब स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर लो. हेक्सासाइनाइडोफेरेट यानी कि सेंट्रल मेटल एटम है Fe, साथ में आयरन मिला है कितना? 6. हो गया हेक्सासाइनाइडोफेरेट. लेकिन अब फेरेट 2 है,
यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मान के चलना है आपको, +2। तो ये है +2, यहाँ पे कितना हुआ -6, कितने का डिफरेंस, -4 का डिफरेंस, यानी इसके ऊपर कितना चढ़ा, -4। -4 को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम से क्या लेके आना पड़ेगा, +4, और एक पोटेशियम का होता है +1, यानी +4 के लिए कितना पोटेशियम, 4। तो K4FeCN6 इसका आंसर है। इन लोगों का बढ़िया रहता है यार। तो सिर्फ अब सिर्फ इसमें बच गया है अपने को डेक्स्ट्रोलीवो देखना, और इस चैप्टर की जो बाकी गिनती की चीज़ें हैं वो। ठीक, तो मुश्किल से मान के चलो एक क्लास और चाहिए, उस एक क्लास में हम लोग ये पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक, संडे। अच्छा हाँ, आज तो वेडनेसडे है ना, हाँ फ्राइडे को तो क्लास है। हाँ, बायोमोलिकुल तो कब का हो गया है।